फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपकी योजना पर। फ्रेंड्स, आप सभी डिस्प्ले पर देख रहे हैं यूपी एएनएम भर्ती 2021। इस भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होगा जाने। यदि इन प्रश्नों का नहीं पता तो नौकरी का सपना भूल जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इस एएनएम भर्ती में जो भी सिलेबस आएगा यानी कि इसका एग्ज़ाम कैसा होगा और क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में सभी क्वेश्चंस के आंसर बताती हूँ कि इसमें वैक्सीनेशन से रिलेटेड और होम डिलीवरी से रिलेटेड, आशाओं से, एएनएम से, आंगनवाड़ी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये हैं आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। यदि आपको इन क्वेश्चंस का भी नहीं पता तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये सभी इजी क्वेश्चंस पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल और जवाब। इसमें आशा, संगनी, एएनएम, बीएचडब्ल्यू, एचएस, एसएन, बीसीपीएम, एमओ इत्यादि के लिए अति आवश्यक क्वेश्चंस है। इन सभी पोस्ट वालों को यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन, और इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यह कितने एंगल पर बच्चे को लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है और कितनी डिग्री पे आप इसे लगाओगे और कितनी डोज किस किस टाइम यानी किस किस उम्र में यह दी जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बीसीजी लेफ्ट हैंड के सबसे ऊपर यानी शोल्डर के पास लगाया जाता है और यह 15 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है और इसकी जो डोज दी जाती है एट बर्थ यानी जन्म के समय 0.01 ml दी जाती है और इसके बाद यदि हम इसे 1 माह के बाद देते हैं तो यह 0.05 ml दी जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यह बच्चे को लगने के बाद उसके कंधे पर एक दाना सा बन जाता है जिससे वह एक छोटा सा निशान रह जाता है। पकने के बाद यह एक मामूली निशान छोड़ देता है जो हमेशा यानी उम्र भर कंधे पर रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बीसीजी की पूरी डिटेल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, टीका और मेडिसिन में क्या अंतर है। देखिए, वैक्सीन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दी जाती है और मेडिसिन बीमारी होने के बाद यानी जब हम वैक्सीन देते हैं यह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से पहले दिया जाता है और मेडिसिन बीमारी होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीकाकरण में कितनी तरह का टीका प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपका क्वेश्चन है 11 प्रकार का। फर्स्ट है बीसीजी, हेपेटाइटिस, ओपीवी, आईपीवी, पेंटा, पीसीवी, रोटा और एमआर, जेई एंड डीपीटी और टीडी। जो टीटी यानी टेटनस के नाम से आता था वह अब टीडी कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कितनी बीमारी से बचाने के लिए टीका दिया जाता है, सभी बीमारियों के नाम लिखें। क्वेश्चंस है 12 प्रकार। पहला है टीबी, सेकंड हेपेटाइटिस बी,
फिर है पोलियो, निमोनिया, डायरिया, खसरा और रूबेला, दिमागी बुखार, पाल्तुसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, इन्फेक्शन। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? 24 दिसंबर 1995। फ्रेंड्स, पल्स पोलियो जो अभियान की शुरुआत की गई है वह 24 दिसंबर 1995 में की गई। फ्रेंड्स, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर है आपका AFP का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि एक्यूट फ्लैक्सिड पैरालिसिस। यह है AFP का फुल फॉर्म है। उसके बाद है AEFI का पूरा नाम बताएं। AEFI का पूरा नाम एडवाइज़र इवेंट फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन। यह AEFI का पूरा नाम है। फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो, एग्ज़ाम में आप अच्छे से पास हो सके। फिर है आपका 5 साल में विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है? फ्रेंड्स, ये सबसे मेन क्वेश्चंस है कि 5 साल में विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है। ये दी जाती है 9 बार, यानी हर 6 माह पे यह खुराक दी जाती है। पहली खुराक जो दी जाएगी फ्रेंड्स वह 9 माह पे दी जाएगी। दूसरी खुराक 1.5 साल पे दी जाती है बच्चे को। उसके बाद हर 6 महीने बाद यह खुराक दी जाती है 5 साल तक। कर्म से प्रारंभ की गई वर्ष का नाम लिखे। पेंटावेलेट 7 जनवरी। फ्रेंड्स, जो पेंटावेलेंट स्टार्ट किया गया था वह 7 जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया था और IPV 7 दिसंबर 2015 में स्टार्ट किया गया। उसके बाद जो IPV है वह 1 मार्च 2017 को इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद PCV 1 जून 2018 में RVV यानी रोटा वायरस यह ड्रॉप में आता है और इसकी 5 बूंद पर बच्चे को दी जाती है। यह 3 जुलाई 2019 में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका TD 20 जुलाई 2019, यानी कि यह पहले TT के नाम से आता था जो गर्भवतियों को दिया जाता था, लेकिन अब ये TD कर दिया गया है। 20 जुलाई 2019 में यह TD कर दिया गया, जिसमें टेटनस और डिप्थीरिया की डोज दी जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, IPV एम FIPV में क्या अंतर होता है? ये सबसे मेन है, सेम है और ज़्यादातर पूछा जाता है कि IPV और FIPV, क्योंकि सेम है दोनों, F का फ़र्क है कि इनमें दोनों में क्या अंतर होता है। IPV डोज 0.5 ml दी जाती है और यह टीका 3rd डोज के साथ दिया जाता था, लेकिन FIPV विभाजित डोज है। इसे 1st डोज एवं 3rd डोज यानी OPV के साथ 0.1 ml AD सिरिंज से दिया जाता है, यानी कि जो IPV है ये पेंटा 1st और पेंटा 3rd के साथ दिया जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, टीकाकरण में कितने तरह का सिरिंज इस्तेमाल किया जाता है? ये आपको सबसे इजी क्वेश्चन है, में पता होना चाहिए कि टीकाकरण में कितने तरह का सिरिंज इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि टीकाकरण में कितने तरह का सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। पहला है 3 प्रकार का जो सिरिंज है वह इस्तेमाल किया जाता है। पहला है 0.5 ml का, सेकंड है 0.1 ml का और 5 ml का, यानी कि जो घोलने के लिए
कुछ जो वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आती है वह घोलने के लिए 5 ml सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ हम इसे वैक्सीन घोलने के लिए ही काम में लाते हैं, नहीं तो बाकी मेन जो सिरिंज होती है लगाने के लिए बच्चे को, वह 0.1 ml की और 0.5 ml की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेफ्ट आउट एंड ड्रॉप आउट को परिभाषित करें। काफ़ी टाइम में यह कुछ बच्चे ज़्यादातर नहीं समझ पाते कि लेफ्ट आउट एंड ड्रॉप आउट को क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करें। मैं आपको बता दूं कि टीकाकरण के दौरान जब हम अपने सेशन पर टीकाकरण करते हैं तो वहां पर एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी उस डेट में वह बच्चे लिखे जाते हैं, और जो बच्चे बाहर चले गए हैं या बीमार हैं, जिन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं किया जाता उस दिन, वह उस रजिस्टर में उतार दिए जाते हैं ताकि हमें पता चले कि पिछली बार नेक्स्ट सेशन पे जब हम आए तो किस बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं हुआ लगा था। फ्रेंड्स, ये है लेफ्ट आउट ऐसे बच्चे जो अपने जीवन काल में एक भी टीका नहीं लिए। ड्रॉप आउट ले यानी ऐसे बच्चे जिनकी टीकाकरण की शुरुआत हुई लेकिन उम्र के साथ टीका नहीं दिया गया या किसी कारण से वंचित रह गए। अब है डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है, इसकी शुरुआत किस उम्र के बच्चे से की जाती है। काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस, और इसे 0 से 1 साल के 1 साल के बाद शुरू किया जाता है, यानी कि जिस बच्चे को हम पेंटा फर्स्ट नहीं देते और उस बच्चे का टीकाकरण 1 साल के बाद स्टार्ट होता है, हम उसे डीपीटी देते हैं, यानी डीपीटी फर्स्ट देंगे। फिर है, लेकिन नेपाल में पेंटा नहीं होने के कारण 1.5 माह पर ही इसकी शुरुआत की जाती है, लेकिन नेपाल में वहाँ पर पेंटा स्टार्ट नहीं किया गया, अभी तक भी डीपीटी चल रहा है, तो इसलिए वहाँ 1.5 माह से ही स्टार्ट कर देते हैं डीपीटी। और इसके बाद है एमआर का टीकाकरण में कब शामिल किया गया एवं टीकाकरण में इस टीके को कितने वर्ष के बच्चे से प्रारंभ किया जाता है। 26 नवंबर फ्रेंड्स, 26 नवंबर 2018, चूँकि एमआर का कैंपेनिंग मार्च 2018 में ही होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका और निर्माता कंपनी ने मार्च के पर्याप्त दवा निर्माण कर लिया और खसरे के वैक्सीन निर्माता को रोक दिया गया। इस कारण खसरा का वायल्स समाप्त हो गई। इस कारण 26 नवंबर से ही टीकाकरण में प्रयोग किया एवं 15 जनवरी में 2019 में कॉन्फ्रेंस हुआ। क्वेश्चन है, एक वर्ष में एक बच्चे को कितनी टीका लगाई जाती है? 19 टीका। जिंक की गोली किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? इसका सेवन कैसे किया जाता है? दस्त से बचाव के लिए किया जाता है। और जिंक की गोली 1 चम्मच पीने से पानी में या माँ के दूध में घोलकर 14 दिन तक दिया जाता है। फ्रेंड्स, यदि बच्चे को दस्त लगे हैं तो एक जिंक की गोली बच्चे को चम्मच में घोलकर या माँ के दूध से पिला सकते हैं 14 दिन तक। चाहे उस 14 दिन के अंदर बच्चे का दस्त ठीक भी हो गया हो तो हम उसे ठीक होने के बाद भी 14 दिन तक वह गोली खिलाते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आता है क्वेश्चन आपका कि एएनएम किट में कौन कौन सा उपकरण रहता है? सभी उपकरणों के नाम लिखे। IFA एवं कैल्शियम टैबलेट, परिवार नियोजन किट, छाया टैबलेट, माला एन, इजी पिल्स, कंडोम, निश्चय किट, बीपी मशीन, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, वजन मशीन, वयस्कों के लिए, वजन मशीन बच्चों के लिए, फिटोस्कोप, MUAC टेप, ऊंचाई मापने वाला टेप, फंडल टेप, हीमोग्लोबिन मीटर, यूरिन एल्बुमिन किट, ग्लूकोमीटर, निश्चय किट, मेज पोस, बेडशीट या चादर पर्दा,
हब कटर। टीकाकरण में किस प्रकार का आइस पैक प्रयोग किया जाता है? सेमी फ्रोजेन। अर्ध मिश्रित जमा हुआ, यानी कि वह पूरा जमा हुआ नहीं होता है, वह कुछ जमा हुआ होता है और कुछ वह घुला हुआ होता है, जिसे सेमी फ्रोजन कहते हैं। यदि कोई बच्चा अपनी पहली जन्मदिन के 5 दिन पहले आपके टीकाकरण सत्र पर आती है, टीका के लिए आग्रह करती है, आपके द्वारा कौन सा टीका दिया जाएगा? क्रम से लिखें। BCG OPV, रोटा वायरस, FIPV, PCV, पेंटा, MR फर्स्ट, JE फर्स्ट। ओपन वाइल पॉलिसी किस वैक्सीन पर लागू नहीं होता है? सभी का नाम लिखें। BCG, MR और JE, रोटा वायरस। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, अब जो JE है वह उस पर भी ओपन वाइल पॉलिसी लागू नहीं होती। गर्भवती महिलाओं में खतरे के लक्षण कौन कौन से हैं? अत्यधिक रक्तस्राव, शरीर में खून की कमी, गर्भावस्था या प्रसव पश्चात 1 महीने के अंदर तेज बुखार, दौरे पड़ना, धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द, उल्टी या पूरे शरीर में सूजन, बच्चे का कम घूमना, प्रसव पीड़ा से पहले थैली का फट जाना। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में खतरे के कौन कौन लक्षण होते हैं? माँ का दूध ना पीना, दौरे पड़ना, ऐंठन, सांस की गति 60 प्रति मिनट से ज़्यादा, सांस लेते समय छाती का धंसना, हलचल नहीं होना। तपेदिक बीमारी से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है? एक बच्चे के लिए कितनी मात्रा एवं कितनी बार दी जाती है? TB। इसकी 2 डोज होती है। 0 से 15 दिन के बच्चे को 0.05 ml दी जाती है और 15 दिन से 1 वर्ष के बच्चे को 0.1 ml दी जाती है। इसका फर्स्ट डोज ही होता है और 1 साल के अंदर ही देना है। टीकाकरण के मुख्य 4 संदेश कौन कौन से हैं? क्रम में लिखे। कौन सी वैक्सीन दी गई है और किस रोग से बचाव करती है? अगले दिन के लिए कब और कहाँ आना है? कौन से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं और इनका कैसे निदान करें? टीकाकरण कार्ड को सुरक्षित रखें और अगले टीकाकरण के समय साथ लाएं एवं यात्रा के दौरान साथ रखें। संघन नेक्स्ट है, संघन मिशन इंद्रधनुष किन क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं? दुर्गम क्षेत्रों में। VPD एक्सपेक्टेड बच्चे जिन क्षेत्र में मिले हों या उस क्षेत्र के बच्चे पिछले 3 माह से छूटे जा रहे हों। संघन मिश्र इंद्रधनुष एवं नियमित टीकाकरण में क्या अंतर है? संघन मिशन इंद्रधनुष छूटे हुए बच्चों के लुई करते हैं, जबकि नियमित टीकाकरण प्रत्येक महीने के निर्धारित तिथि को करते हैं। परिवार नियोजन के स्थायी साधन एवं अस्थायी साधन क्या क्या हैं? नाम बताएं। बाध्यकरण स्थायी साधन है, लेकिन अस्थायी साधन के माला, छाया, अंतरा, कंडोम इत्यादि हैं। घर पर सुरक्षित प्रसव के लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है? स्वच्छ स्थान एवं वातावरण, स्वच्छ ब्लेड, नाभि नाल बांधने के लिए स्वच्छ धागा, नवजात शिशु के लिए स्वच्छ वस्त्र, प्रशिक्षित दाई। ड्यू लिस्ट एवं सर्वे रजिस्टर में क्या अंतर है? ड्यू लिस्ट में सभी बच्चे एवं गर्भवती की सूची होती है जिनका आयोजित सत्र के दिन टीका लगना होता है। सर्वे रजिस्टर में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पोषक क्षेत्र के प्रत्येक परिवार की उपस्थिति, गर्भवती महिला, योग्य दंपति एवं 0 से 5 साल के बच्चे की सूची होती है। आदर्श आरोग्य दिवस सत्र एएनएम के पास क्या क्या होना चाहिए? आदर्श आरोग्य दिवस सत्र पर यह सभी उपकरण रहना चाहिए। आरोग्य दिवस के दिन वैक्सीन, लॉजिस्टिक के अलावा इन सभी का रहना जरूरी है। IFA एवं कैल्शियम टैबलेट, परिवार नियोजन किट, छाया टैबलेट, माला एंड इजी पिल्स, कंडोम, निश्चय किट।
फ्रेंड्स, ये सभी मैंने आपको बता दिए थे कि एएनएम के पास टीकाकरण के दिन कौन कौन से सामान होना अनिवार्य है। देखिए, मैंने आपको बता ही दिए थे। अब आता है आपका एमसीपी कार्ड का पूरा नाम लिखे। मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। मदर चाइल्ड सुरक्षा कार्ड भी से हिंदी में हम बोल सकते हैं। आरसीएच का पूरा नाम लिखे। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। वीएचएनडी का पूरा नाम विलेज सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे यानी ग्रामीण स्वच्छता पोषण दिवस। एनसीडी का पूरा नाम लिखे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आरसीएच में कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट में कौन सी जानकारी लेते हैं? 3 पार्ट होते हैं। प्रथम भाग में आरोग्य दंपति संबंधी सूचना, द्वितीय भाग में परिवार नियोजन संबंधी जानकारी, तृतीय भाग में गर्भवती महिला का पूर्ण विवरण होता है। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, सभी का नाम लिखिए। यह आता है इसमें आपका उपस्थिति पंजीकरण रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर, एएनसी जांच रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एंटेड रजिस्टर यानी कि जिसमें एंटर्ड फंड की देखरेख होती है हमारी। एक होता है जिसमें गर्भवती की देखरेख होती है, गर्भवती का पूरा डाटा होता है। एक हमारा ओपीडी रजिस्टर होता है जिसमें हम गर्भवती और बच्चों से अलग यदि हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो वह रजिस्टर होता है। एक जो हमारे पास जो सामान अवेलेबल है, जो हमें मिलता है, हम इसमें स्टॉक रजिस्टर में रखते हैं। एक होता है निरीक्षण पंजीकरण शिकायत पंजी। 37 क्वेश्चंस है आपके। किस किस वैक्सीन पर वीवीएम नहीं होता है? सभी वैक्सीन पर वीवीएम होता है। अजी फ्रेंड्स, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिस पर वीवीएम नहीं होता, सब पर होता है। वीवीएम का पूरा नाम बताए। वैक्सीन वायल मॉनिटर। एनाफ्लेक्सिस किट में क्या क्या होता है? 3 एम्प्यूल एड्रिलिन, डोज का विवरण, इंसुलिन या एडसिरिंज, डेक्सा इंजेक्शन, एविल इंजेक्शन। निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं? खांसी का बढ़ना, तेजी से सांस लेना, सांस लेते समय छाती का धंसना। संचारी रोग एवं गैर संचारी रोग को परिभाषित करें। संचारी रोग एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है और गैर संचारी रोग नहीं फैलता है। नियमित टीकाकरण में लाल और काला थैला का क्या प्रयोग है? सत्र स्थल पर उपयोग होने वाले कचरे के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन लाल बैग में खतरे वाली चीज़ रखी जाती है जिससे चुभने कटने की संभावना होती है, लेकिन काला बैग में सामान्य चीज़ों को रखा जाता है। पूर्ण टीकाकरण एवं संपूर्ण टीकाकरण को परिभाषित करें। पूर्ण टीकाकरण जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु में सभी लक्षित टीके से प्रतिरक्षित बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षण कहा जाता है। संपूर्ण टीकाकरण जन्म के 2 साल तक के सभी लक्षित टीका से प्रतिरक्षित बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित कहा जाता है, यानी कि 0 से 9 माह तक पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चा यानी 9 जिसको खसरा लग गया उसे पूर्ण प्रतिरक्षित, और जिसको 1.5 साल का यानी कि खसरा सेकंड जेई सेकंड और टीपीटी बूस्टर दे दिया जाता है उसे संपूर्ण टीकाकरण प्रतिरक्षित कहा जाता है। कोविड वैक्सीन कोविड-19 के मुख्य लक्षण क्या हैं एवं इससे बचने के क्या उपाय हैं? मेन क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट है, आप सभी याद कर लीजिए। इसी से रिलेटेड पूछा जाता है और ज़्यादातर इसी तरह का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तेज बुखार के साथ सूखी खांसी, सांस संबंधित शिकायत, बदन दर्द, उपाय मास्क प्रयोग, बार बार हाथ धोना। फ्रेंड्स, ये इसके उपाय हैं। मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। फिर है, एक टीके से दूसरे टीके में कितने दिन का अंतर होना चाहिए? 28 दिन का, यानी कि 1 माह 28 दिन से यानी कि 1 महीने का अंतर होना चाहिए, 4 सप्ताह का अंतर। उसके बाद है निम्न टीका का देने का रूट, साइट एवं कोण बताएं, यानी कि बीसीजी
लेफ्ट आर्म पे दिया जाता है 15 डिग्री पे, और पेंटा जो दिया जाता है लेफ्ट थाइज पे दिया जाता है 90 डिग्री के एंगल पे। पीसीबी भी राइट थाइज पे 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है। आईपीवी 15 डिग्री के राइट आर्म पे दिया जाता है। डीपीटी लेफ्ट मस्कुलर यानी आईएम दिया जाता है लेफ्ट थाई पे 90 डिग्री के एंगल पे। एमआर 45 डिग्री के यानी कि राइट हैंड पे दिया जाता है। उसके बाद है जेई लेफ्ट आर्म पे दिया जाता था फ्रेंड्स। पहले लेफ्ट आर्म पे दिया जाता था 45 एंगल पे, लेकिन अब यह भी लेफ्ट थाइज पे 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाने लगा है। आप नोट कर ले, पहले ये लेफ्ट आर्म पे दिया जाता था, लेकिन यह अब लेफ्ट थाई पे दिया जाने लगा 90 डिग्री के एंगल पे। जैसे आप डीपीटी या फिर पेंटा देते हैं वैसे ही जे भी दे। टीडी मस्कुलर लेफ्ट आर्म पे दिया जाता है या गर्भवती को दिया जाता है, और लेफ्ट हैंड पे दिया जाएगा 90 डिग्री के एंगल पे। तो आप इसे 15 डिग्री या 45 डिग्री पे ना लगाए, 90 डिग्री के एंगल पर ही लगाए। ओपीवी ओरल या माउथ में दिया जाता है 60 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है। खसरे के संगीन मरीज को विटामिन ए की कितनी मात्रा दी जाती है? ये मेन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो ज़्यादातर नहीं पता होता सबको कि जो विटामिन ए की खुराक दी जाती है वह कितनी दी जाती है। 0.6 माह के बच्चे को 5000 IU दी जाती है, और 9 माह से 11 महीने के बच्चे को 1 लाख IU, और 1 वर्ष से ऊपर यानी कि 1.5 साल तक के बच्चे को 1.5-2 साल के बच्चे को 2 लाख IU दी जाती है। उसके बाद है पूरा नाम बताएं। HBNC का पूरा नाम है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, यानी कि जो हमारी आशा होती है जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद होम केयर करती है, बच्चे को देखती है, उसका वजन टेम्परेचर सब चेक करती है, जो सब HBNC के अंदर आता है। IFA आयरन फोलिक एसिड, और ANC एंटीनेटल चेकअप। PCV न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन RBV। आशा का नाम होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एग्जिबिट। AVD अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवर्ड। LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ANM मेन है फ्रेंड्स, आपको जो पता होना चाहिए वह है ANM, क्योंकि ANM से रिलेटेड ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और यदि आपको ANM की भी फुल फॉर्म नहीं पता तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता। ANM की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। ये हैंड नहीं है, एंड है, तो आप इसे समझ लें। खसरा रुबेले की पहचान एवं लक्षण क्या है? खसरा किसी भी उम्र के व्यक्ति को जिसे बुखार के साथ आंख लाल होना, नाक से पानी आना एवं पूरे शरीर में घमौरी वाला दाना होना खसरे के मुख्य लक्षण हैं। रुबेला आमतौर पर बच्चों में होने वाली बीमारी है, परंतु गर्भावस्था के शुरुआत में ही इसका संक्रमण होने पर स्वतः गर्भपात, भ्रूण मृत्यु, जन्म एवं बच्चे में गंभीर जन्मजात दोष। स्वास्थ्य उपकेंद्र के अंतर्गत कितनी तरह की बैठक की जाती है? सभी का नाम लिखिए। स्वास्थ्य उपकेंद्र की बैठक, सेक्टर बैठक, VHSND बैठक, VHSNC बैठक, सास बहू सम्मेलन, माता बैठक। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की जानकारी। ये सभी क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में याद करके जाएं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इनमें से आपको कम से कम 50 में से आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखें और आप एग्ज़ाम में अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद करके जाएं। ऐसी जानकारी पाने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू माय वॉच वीडियो।